गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम निकालेंगे, कल हमने निकाली थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल्स हीटिंग इफेक्ट, और उसकी जो वैल्यू आई थी अपने पास वो क्या आई थी, H=I²RT। आज हम निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है अपने पास, पावर क्या होता है आपने पहले भी पढ़ा है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, राइट। तो अब यहाँ पर वो जब आपने पढ़ा था तो वो क्या पढ़ा था आपने, मैकेनिकली पढ़ा था कि अपने पास P=वर्क डन बाय टाइम है वही, लेकिन अब इसको हम किस में लिखेंगे, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में लिखेंगे। अब जैसे देखो अपने पास पावर इज टू किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। इसी तरीके से अब अपने पास आपने एक रिलेशन लिखा था किसके लिए, पोटेंशियल के लिए, याद है आपको, पोटेंशियल V किसके बराबर था, W/Q, वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो वर्क डन यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, VQ, ठीक है। और Q हमारे पास किसके बराबर होता है, करंट होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, तो यहाँ से Q की वैल्यू किसके बराबर हो गई, IT। ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकती हूँ मैं, यहाँ पुट करेंगे तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी, VIT। वर्क डन की वैल्यू आ गई, यहाँ पुट कर दें तो अपने पास पावर जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, VIT डिवाइडेड बाय T, तो T से T कैंसिल, तो पावर किसके बराबर आ गया, VI के बराबर आ गया। तो एक तो फॉर्मूला आ गया ये अपने पास। अगर मेरे पास है V ओम्स लॉ लगाऊं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V=IR, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर सकती हूँ वैल्यू, तो P=I²R, एक वैल्यू पावर की क्या आ गई, ये आ गई, ठीक है। अब यहाँ से I की वैल्यू निकालूँ, I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/R, यहाँ फिर से पुट कर सकते हैं, तो P=V/V/R, तो P की वैल्यू क्या होगी, V²/R। अब यहाँ एक चीज़ देखो आप कि अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि अगर मेरे पास करंट कांस्टेंट है तो पावर जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के। और मैं कहूँ कि वोल्टेज कांस्टेंट है तो पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के। अब मैं जब आपको रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड कॉम्बिनेशन कराऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि ये दोनों फॉर्मूले किस तरीके से यूज़ किए जाएंगे, जबकि है पावर ही, लेकिन किस सर्किट में हम क्या लगाएंगे कि कब तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और कब वो उसके क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। इसकी जो SI यूनिट है, इसकी SI यूनिट है क्या, वाट। ये भी जेम्स वाट ने क्या किया था, डिफाइन किया था, उन्होंने डिस्कवर किया था, और उन्हीं के ही रिगार्ड में इसकी, उनके नाम पे ये यूनिट है, दैट इज़ वाट। तो 1 वाट जो है अपने पास किसके बराबर हो जाएगी, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर के बराबर। यानी कि कैसे डिफाइन करोगे इसको, 1 वोल्ट क्या होगा अपने पास, इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर या इन अ इलेक्ट्रिक circuit against a potential difference of 1 वोल्ट, ठीक है। तो वो जो पावर कंज्यूम होगी वहाँ पर, जो पावर यूज होगी, दैट इज कॉल्ड 1 वाट के बराबर होगी। तो ये जो पावर है अपने पास, ये बहुत छोटी यूनिट है हमारे पास। तो इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं, बेसिकली जो हम पावर्स की वैल्यूज यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं 1 मेगावाट। और 1 मेगावाट का मतलब क्या है, 10⁻6 वाट। मेगा का मतलब 10⁻6। या फिर एक चीज़ और देखी होगी अपने, हॉर्स पावर, HP लिखते हैं इसको, ठीक है। हॉर्स पावर क्या होती है, 1 हॉर्स पावर जो होता है, 1 हॉर्स पावर बराबर होती है किसके, 746 वाट के। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आपके घर में हैं, चाहे वो पानी की मोटर है या आपके मिक्सर ग्राइंडर है या आप अपने वॉशिंग मशीन पे देखिएगा, तो जो उनके अंदर जो मोटर यूज़ हो रही होगी वहाँ पर आप देखना पावर लिख के मिलेगी, और वो हॉर्स पावर में लिख के मिलेगी। तो एक हॉर्स पावर का मतलब क्या होता है, 746 वॉट होते हैं। तो अब अपने पास ये तो हो गई पावर। अब हम क्या करें,
कि हमारे पास जो एनर्जी हमने निकाली वो एनर्जी हमने किस में निकाली, जूल में निकाली। अब जो हमारे घर में इलेक्ट्रिकल बिल आता है, बिजली का बिल जिसको कहते हैं हम, वो आता है, तो वो कहाँ से आता है, तो उसके लिए जो यूनिट हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इट इज़ कॉल्ड किलोवाट आवर। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आ चुका है ये, कि अपने पास कैसे 3 मार्क्स में पूछ लेंगे ये कि कमर्शियल यूनिट क्या होती है एनर्जी की, उसका नाम बताओ, फिर उसको डिफाइन करो और फिर उसको जूल में कन्वर्ट करो। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो पहला तो अपने पास नाम तो क्या हो गया, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, और इसको डिफाइन क्या करेंगे, द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड when a electric appliance of power 1 kilowatt work for 1 hour is called kilowatt hour। तो अपने पास वो क्या कहलाएगी कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है और वो 1 किलोवाट आवर पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो अपने पास जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसकी पावर जो है वो 1 किलोवाट आवर है, वो जो काम कर रहा है वो 1 किलोवाट आवर पे काम कर रहा है। कितने घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। तो जो एनर्जी वहाँ पर लगेगी वो काम करने के लिए, दैट एनर्जी इज इक्वल्स टू द 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करना है। ये सेकंड पॉइंट हो गया इसका, सेकंड 1 नंबर का। ये 1 नंबर में दोबारा आता है कि 1 किलोवाट आवर को कितने क्या करना है, हाउ मच जूल, जूल में कन्वर्ट करना है कि ये कितने जूल के बराबर होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, ठीक है। 1 किलो में कितने हो गए, 10⁻³ वाट आवर। इसको सेकंड्स में चेंज कर दें तो 1 आवर में 60 मिनट और 60 सेकंड। तो ये कितना हो गया, 3600 इंटू 10⁻³ और इसको क्या लिख सकते हैं, 3.6123। तो कितना हो जाएगा, 10⁻6 जूल। और 10⁻6 को क्या लिख सकते हैं, मेगा भी लिख सकते हैं। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 मेगा जूल के बराबर हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आता है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। तो वर्क डन जो है अपने पास, वर्क डन की कई सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं अपने पास। वर्क डन हम हीट एनर्जी से भी निकाल सकते हैं, I²RT। अभी हमने जैसे पावर यहाँ पर लिखी थी, पावर बराबर आई थी किसके, VI के। और पावर क्या होती है अपने पास, वर्क डन बाय टाइम। तो VI और तो W इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा, VI/T के भी। तो ये न्यूमेरिकली आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है और आप वहाँ पर कौन सा फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके यूजेस मैंने कल बता ही दिए थे कि अपने पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है या जो हीटिंग इफेक्ट है वो हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, टोस्टर में, फ्यूज़, इलेक्ट्रिकल बल्ब, इलेक्ट्रिकल आयरन, गीज़र, टोस्टर्स, ओवन, इलेक्ट्रिकल केटल। तो बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जहाँ पर कि जूल हीटिंग इफेक्ट किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, अभी तक तो जैसे हमने एक ही रेजिस्टेंस की बात की, तो ये जो रेजिस्टेंस अपने पास हैं, ये रेजिस्टेंस किस तरीके से क्या किए जा सकते हैं, कंबाइन किए जा सकते हैं। यानी कि अगर अपने पास क्या हो, बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हों, तो वो सीरीज़ में है या पैरेलल में है, वो हम किस तरीके से देखेंगे। देखो, तो ये है अपने पास रेजिस्टेंस इन सीरीज़ कि अगर अपने पास, पहले मैं इनके डेरिवेशन करा रही हूँ आपको, कि अगर अपने पास सीरीज़ में है तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो मैंने मान लिया कि मेरे पास ये 3 रेजिस्टेंस हैं, R1, R2 और R3, और इनको जोड़ दिया मैंने किसी बैटरी से। यहाँ पर मैंने बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर मैंने एक दे दी इसको, ये लगा दी हमने क्या की। जब मैं इस की को मैंने अटैच कर दिया तो करंट पास करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ करंट आया कितना,
आई। हमेशा एक बात याद रखना कि हमारे पास जब तक क्या नहीं बनते, अपने पास कोई भी यहाँ से ब्रांचेज नहीं बनती, तो करंट क्या कर रहा है, यहाँ से सीधा चल रहा है, तो करंट इस केस में हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अब क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो यहाँ पर पोटेंशियल जो है, ये जो पोटेंशियल है अपने पास, ये पोटेंशियल बढ़ जाएगा कि इसके अक्रॉस में V1 है, इसके अक्रॉस में V2 मान लिया, और इसके अक्रॉस में क्या मान लिया, V3 मान लिया। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूँ कि पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल जो अपने पास वो बराबर होगी V1 प्लस V2 प्लस V3 के। फिर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इजिकल टू IR। अब रेजिस्टेंस किस में जोड़ रहे हैं, ये सीरीज़ में, सीरीज़ का मतलब होता है सीधे, ठीक है, किस में जोड़ रहे हैं, सीरीज़ में। तो करंट कितना जा रहा था, I, तो V की वैल्यू आ गई है। सिमिलरली क्या निकाल सकते हैं, V1 की, V1 की क्या जाएगी, करंट तो I था, रेजिस्टेंस कितना था, R1, V2 की कितनी हो जाएगी, R2, और V3 की कितनी हो जाएगी, IR3। नाउ पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, देन वी गेट I RS इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। यहाँ से I मैं ले लूँ क्या, कॉमन, यहाँ से I मैंने कॉमन ले लिया, तो R1 R2 R3, I से I कैंसिल। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज कैसे जोड़ेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि एक जनरल फॉर्म आ गई कि हमारे पास सीधे हम इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब देखो, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास यहाँ पर सेम रेजिस्टेंस के n नंबर तक क्या जुड़े हुए हैं, कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या हो जाएगा, एक का R है, n से क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई, जोड़ना ही है ना, ये अपने पास R प्लस R अप टू n तक। तो n नंबर के लिए हमारे पास क्या आ जाएगी, NR वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं अब कहूँ कि अपने पास ये क्या है, रेजिस्टेंस जो है अपने पास, यही 3 रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कि ये अपने पास किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं, इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि यहाँ पर है R1, यहाँ पर है R2 और यहाँ पर है R3। ये हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है, किस में आ गया है, पैरेलल में आ गया है। तो अपने पास यहाँ देखो, अब जो टर्मिनल हैं वो टर्मिनल क्या बने, ये बने ना, एक ही टर्मिनल से जुड़ा, तो इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल क्या नहीं हुई, बटी नहीं, सबके पास क्या गई, सेम गई। लेकिन यहाँ से जो करंट आई गया, वो आई इसमें भी गया, इसमें भी गया, इसमें भी, यहाँ तक तो आई था, अब वो करंट क्या हो गया, बट गया, यहाँ क्या आया, I1 I2 I3। तो अब की बार हमें क्या चाहिए, करंट चाहिए, तो I1 प्लस I2 प्लस I3। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है अपने पास, V इक्वल्स टू IR, और I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R, और किस में जोड़ रहे हैं, पैरेलल में। तो यहाँ से सबकी वैल्यूज़ निकालो, वैल्यूज़ निकालोगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, I1 की वैल्यू आ जाएगी, पोटेंशियल V ही है, डिवाइडेड बाय R1, I2 की V/R2 और I3 की V/R3। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल सारी वैल्यूज यहाँ पुट कीजिए, V/RP इक्वल्स टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। V कॉमन ले लो यहाँ से, V/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 1/RP की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हमारे पास किस में आ गया, पैरेलल में। अब इसी तरीके से मैं कहूँ कि मेरे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं हैविंग द सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो अपने पास रेजिस्टेंस इन पैरेलल जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, अब 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R अप टू कहाँ तक, n तक। तो यानी कि 1/RP, यहाँ पर एलसीएम क्या आ गया, R, और कितने जुड़े हुए थे, n, तो RP की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, R/n, ठीक है। अब अपने पास सीरीज़ के लिए जो वैल्यू आई थी वो वैल्यू क्या आई थी, NR। तो अगर इनका रेशो अगर हम निकालें, तो RS/RP का अगर रेशो निकालें
हम तो किसके बराबर आ जाएगा, एन आर डिवाइडेड बाय आर, और एन कहाँ चला जाएगा ऊपर, और आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल, अगर सेम रेजिस्टेंस जुड़े हों। तो ये एक जनरल फार्मूला फिर से हमारे पास आ गया है कि इनका जो अगर सेम रेजिस्टेंस है और वो सेम रेजिस्टेंस अगर नंबर भी सेम है और अगर आपके पास वो किस में जुड़े हुए हैं, एक बार सीरीज में जोड़ दें एक बार पैरेलल में जोड़ दें, तो उनके रेजिस्टेंस का रेशो हमेशा किसके बराबर होगा, एन स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले थे आपके जो कि आप क्या करेंगे न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। अब देखो मैंने क्या कहा था कि जो पावर है अपने पास, पावर के लिए मैंने बताया था कि पावर हमारे पास एक बार तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है किसके, आर के, और एक बार इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है किसके, 1/r के। ठीक है, अब इस केस में तो अपने पास क्या है, जब ये होता है अपने पास तो अपने पास करंट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। करंट क्या था अपने पास, कांस्टेंट कर रहे थे ना हम, P = I²R, और कांस्टेंट करंट किस केस में रहता है अपने पास, अभी कांस्टेंट करंट किस केस में है अपने पास, जब अपने पास किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। अप्लायंसेस किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं, और इस केस में अपने पास क्या था, P = V²/R, क्या कांस्टेंट किया था, वोल्टेज, और वोल्टेज कांस्टेंट किस केस में है, पैरेलल में है। ठीक है, तो हमेशा ये बात याद रखना कि जब भी आप पावर का फॉर्मूला लगाएंगे तो आप सर्किट देख लेंगे, अगर तो वो सीरीज में है तो हमेशा कौन सा लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर पैरेलल में है तो कौन सा लगेगा, ये लगेगा। अब यहाँ से अपने पास एक क्वेश्चन आता है कि हमारे पास जो अपने अप्लायंसेस हैं या जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह हैं, ये हमारे घरों में जो करंट आ रहा है, करंट नहीं कहूँगी मैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहूँगी, करंट तो क्रिएट होता है पोटेंशियल डिफरेंस से, तो हमारे घरों में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है और उसके बाद जो हमारा सारा का सारा कॉम्बिनेशन है, वो सारा का सारा कॉम्बिनेशन हमारे घर में जो वायरिंग की जाती है वो हमेशा किस में की जाती है, पैरेलल में की जाती है। तो पैरेलल में करने की वजह यही होती है कि अब यहाँ पर देखो कि अगर सीरीज में अगर जुड़े हुए हैं ये अप्लायंसेस के ही रेजिस्टेंस, अगर मैं मान लूँ अगर सीरीज में जुड़े हो, मान लो ये मेरा पहला पंखा, ये दूसरा, ये तीसरा, जैसे आपकी क्लास में 3-4 पंखे लगे हुए हैं, अगर ये एक खराब हो गया बाय चांस, तो यहाँ से करंट जा रहा था, इसके थ्रू ही करंट आगे जा रहा है, तो ये क्या करेंगे, सारे के सारे बंद कर दें, बंद हो जाएंगे, क्योंकि सर्किट क्या हो गया, ब्रेक हो गया। और पैरेलल में अगर अपने पास यहाँ पर देखो, अगर ये अपने पास है, यहाँ से ये एक फैन बंद हो गया, कोई बात नहीं, इधर करंट इस आर्म में जाएगा नहीं, तो सारा का सारा करंट इन दोनों आर्म्स में से होते हुए यहाँ चला जाएगा, यानी कि वो बाकी के अप्लायंसेस को क्या नहीं करेंगे, सफ़र नहीं करवाएंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपने पास कि हम जो हमारे घर में हाउस होल्ड सर्किट जो हमारा होता है वो हम प्रेफर क्यों करते हैं कि वो पैरेलल में हो बजाय कि सीरीज़ के। तो इसका ये सबसे बड़ा रीज़न है पावर लॉस, इसमें वोल्टेज सबको इक्वल मिलेगी। अब इसमें वोल्टेज क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। अगर ऐसे भी जोड़ रखे हैं तो मान लो आपने एसी चलाया, तो जिस कमरे में एसी है वो ज़्यादा वोल्टेज खींच लेगा क्योंकि वो ज़्यादा पावर कंज्यूमिंग है, तो दूसरे कमरे के फ़ैन के पास जो बचेगी वोल्टेज वही तो जाएगी ना, तो वो कम हो जाएगी, तो इसलिए वो क्या नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये दूसरा रीज़न है इसका। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो एनसीईआरटी की बुक से आप क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, और अगर नहीं है तो वो मैं आपको भेजूंगी क्वेश्चंस, और वो आप ट्राई कीजिए, उनके आंसर लिखिए और इसको सॉल्व कीजिए। तो आज ये चैप्टर आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है ये आपका ख़त्म हो गया है। तो इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ से भी मिलते हैं आपको आप ट्राई कीजिए, और इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस भेज दूंगी आज ही, वो क्वेश्चंस करके और फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे।